सुल्तान मंजिल के लाउंज का माहौल इस वक्त हल्का फुल्का था। सुबह वाले लिबास में मलबूस शम्स सुल्तान ने टाई की नोट ढीली कर रखी थी और सोफे पे टेक लगाए बैठा था। उसके साथ ही फरवा बैठी थी। टीवी पे चलती खबरों से मिराज सुल्तान को मिलती जिल्लत से महसूस होती। महरमा वहाँ नहीं थी। वो यूसुफ सुल्तान के कमरे में थी। सफ़ीर अपने कमरे में बत्तियां बुझाए सोग में था। दफातन लाउंज के दाने पे कोई आकर खड़ा हुआ। शम्स से जरा की जरा नज़र उठाकर उसको देखा। वो अब तक कॉलेज की वर्दी में था, अलबत्ता आंखें सुर्ख सूजी हुई थीं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो जख्मी आवाज से पूछ रहा था। आप अच्छे से जानते थे वो सब कुछ एक इल्ज़ाम है। आप उस सब की तायद कैसे कर सकते हैं? वो आपके भाई थे। अपने भाई के साथ ऐसा कौन करता है? उसकी आवाज़ आखिर में फट पड़ी थी, बेबसी से, गम से या फिर गुस्से से। फरवा ने एक बेजार नज़र उस पर डाली। शम्स बाजू सीने पे लपेटे सीधा हो बैठा। तुम्हारा बाप करप्ट था, ड्रग डीलर था। उसकी वजह से कई लोगों ने अपनी जान खोई है और कई लोगों ने अपने अजीज़ खोए हैं। अगर तुम चाहते हो मैं उन पे लगने वाले इस कीचड़ से पाँव बचाकर गुजर जाता, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे बाप की तरह करप्ट और घटिया नहीं हूँ। मेरे बाप के बारे में इस तरह मत बोलें। वो पूरी कुव्वत से धाड़ा। आवाज़ सुनकर हसीना अपने कमरे से निकल आई थी। महर भी शोर शराबे का सुनकर उसी तरफ आ रही थी। यहाँ आकर हमारे सामने बकवास करने से बेहतर है कोई सबूत लाओ, परवा ने हिकारत से कहा था। इस वक्त तुम्हारा बाप मुल्की नासूर के नाम पे ट्रेंड कर रहा है। अगर गैरत है तो जाओ लोगों का मुंह बंद करो। वो अपनी जगह से उठाई थी और अब उसके सामने खड़ी थी। शम्स भी उसके पीछे खड़ा था। मेरे बाप से घटिया आप हैं और इन इससे ज्यादा वो बोल नहीं सका। शम्स के भारी हाथ का थप्पड़ उसके 14 तबक रोशन कर गया था। वो भी एक और थप्पड़ मारता जब उसका हाथ किसी ने पकड़ा था। शम्स ने गुस्से से भरी सुर्ख आंखों के साथ उसको देखा। वो हसीना थी। सुर्ख शेरनी जैसी आंखें चेहरे पे गस्प लिए उसे देख रही थी और फिर अगले ही लम्हे उनका हाथ उठा था और शम्स के रुखसार पे छाप छोड़ गया। शम्स हक्का बक्का रह गया। उसके जिस्म में जैसे कोई जंबिश ही ना होती हो। फरवा तेज से आगे बढ़ी कि हसन को मार सके या धक्का दे सके, लेकिन अगले ही लम्हे हसीना ने एक भारी थप्पड़ उसके गाल की जीनत बनाया था। वो शेरनी की तरह खड़ी थी, हसन को अपने पीछे किए, उसके सामने ढाल बनकर, जैसे कोई उन्हें रोके तो उसकी माँ उससे रोए। जुरत कैसे हुई मेरे बच्चों पे हाथ उठाने की? वो कुर्राई थी। अगर मेरे बच्चों को हाथ लगाए तो चीर दूंगी मैं। मेरा शौहर मरा है, मैं अभी जिंदा हूं। ये घर जितना तुम्हारा है उतना मेरा है। मेरे बच्चों को हाथ लगाने का सोचना भी नहीं शम्स। वो उंगली उठाकर उन दोनों को देखते हुए कह रही थी, बल्कि कह क्या रही थी, धाड़ रही थी। शम्स, फरवा और उनके पीछे खड़ी महर सब साकिन थे, साकित थे। मैं आपको अभी और इसी वक्त इस घर से निकाल सकता हूँ। तमीज से बात करें। जुरत कैसे हुई आपकी मुझ पर हाथ उठाने की? शम्स अभी तो शौक से निकला था। अभी तो सिर्फ थप्पड़ मारा है शम्स, अगली बार हाथ काट दूंगी। बल्कि इस हाथ को उसी वक्त काट देना चाहिए था जब यह हाथ मेरी बेटी पे उठा था, या फिर तब जब ये पहली बार मेरे बेटे पे उठा था। लेकिन अब भी देर नहीं हुई। एक एक को सड़क पे घसीटूंगी, चौराहे पे लटकाऊंगी। अगर किसी ने मेरे बच्चों को हाथ लगाया तो मैं एक एक की जान को आऊंगी। उनकी आवाज बुलंद थी, शेरनी की तरह, एक माँ की तरह। मामा, आप अंदर चलें। महर ने उनको कंधों से थाम कर ले जाना चाहा, लेकिन हसीना ने पूरी तरह उसको खुद से दूर झटका। तुम आज या तो मेरी तरफ रहो या फिर अपनी ससुराल की तरफ। मुझे अंदर ले जाकर मेरी आवाज़ मत दबाओ। उन्होंने तो गोया आज सबको हैरान करने की कसम खा रखी थी। फरवा और महर टुकर टुकर उनका चेहरा देखी गई। मामा, मैं क्या कह सकती हूँ? मैं न्यूट्रल हूँ। ये आप लोगों का मसला है। मैं तुम न्यूट्रल नहीं, लालची और हरीस हो। तुम बेगैरत हो महरमा। और यहाँ सुल्तान मंजिल के मकीनों पे पूरा आसमान गिरा था। महरमा मारे शौक के 2 कदम पीछे हुई। फरवा ने मुंह पे हाथ रख लिया। शम्स की जबान तालू से चिपक गई। और हसन, वो तो पहले शौक से भी बाहर नहीं आया था। हसीना अब भी कह रही थी, मैंने तुम जैसी खुदगर्ज, लालची, हरीस और बेवकार औरत नहीं देखी। तुम न्यूट्रल नहीं हो, बेगैरत हो। जब तुम्हारी बहन पिट रही थी तो तुम तब भी यहीं थी। जब हसन मार खा रहा था तो तुम तब भी यहीं थी। और आज जब मैं यहाँ खड़ी होकर अपने बच्चों के लिए लड़ रही हूँ, तुम आज भी बेगैरत हो। मामा, मैं उससे कुछ कहना चाहा। मामी, मामा नहीं मामी कहो। उन्होंने एक एक लफ्ज पे जोर दिया।
आज तुमने मेरी तरबियत, मेरी परवरिश और मेरा प्यार हर एक का सिला जिस तरह दिया है, उसके बाद मुझे माँ मत कहो। मेरी अपनी बेटी है। हाले सुल्तान मेरी बेटी है। महक की आंखों से आज आंसू बह निकले थे। बाकी तमाम लोग साकित हुए उन्हें सुन रहे थे। नगीन ठीक कहती थी, सांपों के बिल से सांप निकलते हैं। तुम भी वैसा ही एक सांप हो। सांपों को दूध तब तक पिलाओ जब तक नुकसान न दे। जिस दिन उनका जहर जिस्म को सब्ज करने लगे, उस दिन उनका सर कुचल देना चाहिए। तुम जैसी सांप के साथ तो पहले दिन ही यही होना चाहिए था। वो फनका रही थी। महमा शल थी। उसकी आवाज़ गुम थी। हर लफ्ज़ जैसे मर गया था। तुम मेरी बेटी को एक्सप्लॉइट करती रही। मेरी बेटी को हमेशा कमतर महसूस करवाती रही। लेकिन मैं खामोश रही। मैं अंधी नहीं थी महमा। मुझे सब दिखता था। मैं बस गिल्टी थी। और आज उन्होंने सुर्ख आंखें उसकी भूरी आंखों में गाड़ दी। आज मैं गिल्टी भी नहीं हूँ। मेरे बच्चों की तरफ जो कोई भी आंख उठाकर देखेगा, मैं आंखें नोच लूंगी, याद रखना। वो उंगली उठाकर वार्न करती हसन को अपने साथ लिए आगे बढ़ गई। और जब कोई माँ अपने बच्चों के लिए उठ खड़ी हो, तो तुम्हें चाहिए कि उससे खौफ खाओ। सुल्तान मंजिल में कफरू जैसा सन्नाटा छा गया था। रात कितनी बीती, कितनी बाकी रही, कोई कुछ नहीं जानता था। फजर की अज़ानें बुलंद हुई। ना कोई उमर के लिए आया, ना किसी ने हाले के आंसू पूछे, ना किसी ने हारून को मोटिवेट किया, ना किसी ने लैल को यतीम समझकर तुरखम से देखा। फजर का वक्त था जब उमर उठ खड़ा हुआ। अगले कई लम्हात में वो किचन में खड़ा था। सब्जियां काटी जा रही थीं, गोश्त भुना जा रहा था, सलाद बन चुकी थी। वो बस दीवानावार एक के बाद एक डिश बना रहा था। उसके हाथ महारत से चल रहे थे। आंखें खाली सपाट थीं। सुबह की पूप उठी, लेकिन अब तक वो कोई 15 डिशेस बना चुका था। घर का राशन खत्म होने को था। हाथ बेतरह दुख रहे थे। टांगें जवाब देने लगी थीं। लेकिन जुनून था कि ख़त्म नहीं होता था। आग थी कि बुझती नहीं थी। और फिर जब उमर हयात अपने घर की सारी सब्जियां, सारा गोश्त और सारे चावल ख़त्म कर चुका, तो उसका जुनून ज़रा देर को थम गया। चलती रूह पुरसुकून हुई। आंखों को करार आया। वो किचन के सिंक पे झुका, अपने चेहरे पे पानी की छींटे मार रहा था। फिर हाथ बढ़ाकर मेज़ पे रखा, मोबाइल उठाकर ऑन किया। लातादात कॉल्स, अनगिनत मैसेजेस। वो बारी बारी सबको रिप्लाई करता जा रहा था। यहाँ से वहाँ घूमते हुए, फ़ोन पे लोगों से बात करते हुए वो दोहरा रहा था। मुझे सब पता होता है। और जब एक शेफ और पुलिस वाला अपनी जोन में वापस आ जाए, तो तुम्हें चाहिए कि उससे डरो। किचन से आती खटर पटर की आवाज़ से, बुलंद आवाज़ से फ़ोन पे बात करता उमर हयात और बहते हुए आंसू। हाले सुल्तान इन सब के साथ उस घास से उठ खड़ी हुई। सारी रात ना कोई उमर आया, ना कोई हारून, ना हसन। सबके अपने गम थे, सबके अपने मसले। वो उठी और भारी होते कदमों के साथ अपने कमरे की तरफ जाने लगी। उसका लिबास मलकजा सा था, आंखें सूजी हुई सुर्ख, बाल बिखरे हुए। वो किसी शायर की बर्बाद हुई मोहब्बत लग रही थी। अपने कमरे में आकर ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़े होकर उससे अपनी आंखें देखी, फिर लिबास देखा और फिर उसने आहिस्तगी से हाथ बढ़ाकर अपनी नम आंखों को रगड़ा, गर्दन तान ली, सुर्ख लिपस्टिक उठाकर होंठों पे मल ली। उसके चेहरे पे अब के शैतानी चमक थी। आंखें हाली थीं, जैसे कोई आंसू कभी यहाँ आया ही ना हो। और जब कोई लड़की सुर्ख लिपस्टिक लगाकर, अपने आंसू पोंछकर गर्दन तान कर खड़ी हो जाए, तो तुम्हें चाहिए कि उसके कहर से डरो। अपने कमरे में बेड पे ऊंधे मुंह गिरा हारून शाहिद। उसकी आंखों में रत जगह का खुमास था। मोबाइल बज बज कर खामोश हो गया था। उससे मोबाइल उठाकर देखा। घनश्याम दास का सेक्रेटरी ने उसे स्टूडियो आने का वक्त और जगह बता दी थी। ये उसका ख्वाब था। क्या किसी रोग को यह हक था कि वो ख्वाबों को नोच खाए? वो उठकर बैठा। कई पल खाली खाली निगाहों से कमरे को देखता रहा और फिर उसकी नज़र अपने असल पे पड़ी। उसकी अधूरी पेंटिंग्स। वो ठंडे फर्श पे कदम रखता एक पेंटिंग के सामने स्टूल रखकर बैठा। साथ बड़ी छोटी मेज से कलर ट्यूब और कलर पैलेट उठाई। अब वो रंगों को आपस में मिक्स कर रहा था। फिर ब्रश के बालों ने रंगों को छुआ और अगला लम्हा सबसे खूबसूरत था। हारून शाहिद का रंगों से भरा ब्रश कैनवस से अपनी छाप छोड़ रहा था। जा चुकी रात और उतरती सुबह ने एक आर्टिस्ट को अपने असल की तरफ आते देखा, तो आसूदगी से आंखें मूंद ली। और जब कोई मुसव्वर अपने रंगों की तरफ लौट आए, तो वो किसी तरह आपकी ज़िंदगी में स्याह रंग भरेगा, आपको उसका अंदाज़ा भी नहीं होगा।
लॉन्च की फर्श पे बैठी लैल सिकंदर की आंखें खुश थीं, जैसे वो अपने हिस्से का रो चुकी हो। बड़ी बड़ी आंखों में इस वक्त कुछ नहीं था, वो खाली थी, सपाट सी। छोटे बाल कंधों पे गिर रहे थे। दफातन उससे अपने फ़ोन को देखा। कई लोग थे जो उसे प्रोग्रेस रिपोर्ट तलब कर रहे थे। उससे थकान से फ़ोन उठाया। कई कॉल्स आ चुकी थीं। उससे सबसे पहले नंबर पे कॉल की, फ़ोन उठा लिया गया था। तुम्हारा शौहर तुम्हें चीट कर रहा है। तुम्हारे दराज से गायब होने वाली अंगूठी तुम्हारे शौहर ने उसी औरत को गिफ्ट की थी। अब उसका इरादा तुम्हारा वो सेट चोरी करने का है जो उससे तुम्हें एनिवर्सरी पे दिया था। और बस, खटाक से फ़ोन बंद। मोबाइल के पार औरत हैं हैं करती रह गई। लैल उसी रोबोटिक अंदाज में दूसरा नंबर डायल कर रही थी। घंटी बजी। किसी 20-22 साल के लड़के ने अधसोए जागे अंदाज से फ़ोन उठाया। तुम्हारा दोस्त, उस पे तुम्हारा शक दुरुस्त था। मैंने उसका इंस्टाग्राम हैक किया था। वो अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर तुम्हारे फार्म हाउस पे चोरी करवाएगा और तुम्हारे दादा के लाए के एंटीक पीस ले जाएगा। उस कीमत में उसे लाखों रुपए मिलेंगे। फार्म हाउस में कैमरे लगवाओ और अपने इर्द गिर्द सिक्योरिटी बढ़ाओ। बगैर उस लड़के का जवाब सुने उसे कॉल काट दी। अगले 1 घंटे तक वो मुख्तलिफ लोगों से बात करती रही और हर एक के माजी मुस्तकबिल के पिखे उड़ाती रही। फिर उसके बाद उठी थी, गर्दन सीधी किए, बालों को हाथ से पीछे झटका, आंखें बंद करके खोली और एक गहरी सांस ली। बिलाखिर वो मुस्कुराई, एक शैतानी मुस्कुराहट। वो पुरसुकून थी, और जब कोई हैकर और इन्वेस्टिगेटर पुरसुकून होकर शैतानी अंदाज से मुस्कुराए तो तुम्हें चाहिए उसके गज़ब से डरो। वो चारों बिलाखिर खड़े हो चुके थे। किसी ने किसी को नहीं उठाया, किसी ने किसी को तसल्ली नहीं दी, किसी ने किसी के आंसू नहीं पोंछे। हर एक उठ खड़ा हुआ क्योंकि उन्हें खुद को खड़ा करना आता था। आपका महबूब शौक, आपका काम, आपका इश्क ही आपको उठा सकता है, खड़ा कर सकता है। आपका टैलेंट ही आपको हील कर सकता है, क्योंकि वही आपका असल है। और अपने सबसे बड़े हीलर आप खुद होते हैं। किचन में खड़ा उमर हयात, पेंटिंग के आगे बैठा हारून शाहिद, आईने के सामने खड़ी हारे सुल्तान और अपने लॉन्च के सोफे पे बैठी लैल सिकंदर। उन चारों के हाथ में मोबाइल था और वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर रहे थे। टोन गूंजी और बायाक वक्त 4 लोगों के मैसेज वाजिया हुए। हम कब मिल रहे हैं? और जब 4 ऐसे हीलर लोग साथ जुड़ जाएं तो कास्मीन को चाहिए कि मर जाएं। सफ़ेद ड्रेस शर्ट के ऊपर स्याह कोट पहने, बालों को जल से जमाए, संजीदा सपाट आंखों के साथ वो ऑफिस जाने को तैयार था। हेविन के स्टाफ के लिए वो कहीं बंदोबस्त कर चुका था। कहाँ कैसे, ये सब वही जानता था। अपने कमरे से निकलकर सीढ़ियाँ उतरता वो नीचे जा रहा था जब हाली की आवाज़ पे रुका। वो अपने कमरे से निकल रही थी। उमर आखिरी सीने में था और वो पहले। तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ उमर, वो बोली तो उमर थम गया लेकिन मुड़ा नहीं। तुम गिल्टी नहीं हो, तुम जितना कर सकते थे कर रहे हो, खुद को मत थकाओ। वो अब भी नहीं मुड़ा। तुम कल से मेरी तरफ नहीं देख रहे, मैं जानती हूँ क्यों। तुम्हें लगता है हाले इल्ज़ाम देगी, लेकिन मुझे लगता है ये वक्त किसी को भी इल्ज़ाम देने का है ही नहीं, खुद को भी नहीं। तुम नहीं जानते ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, लेकिन जब शाम में तुम वापस आओ तो मैं सुनना चाहूंगी कि उमर को सब पता होता है। क्या मैं कुछ ज्यादा मांग रही हूँ? अब के वो मुड़ा था, हाले के लिए आंखों से उसे देख रही थी। उमर मुस्कुराया, उसे देखकर मुस्कुराई। कुल्फतें साइल होने लगी, गम दूर हुए। कोई हाले को ना कर सकता है क्या? उससे गर्दन उठाकर पूछा। हाले ने बस सफ़ी में सर हिलाया। वो चंद लम्हा उसको देखता रहा, नरमी से, अकीदत से, फिर मुड़ गया। वो खड़ी रही, उसे चाहते देखती रही। वो चला गया तो वो भी अंदर आ गई। शीशे के सामने खड़े होकर अपना अक्स देखा। नीला, घुटनों तक आधा ब्रांडेड जोड़ा, खुले बाल, सुर्ख लिपस्टिक, लेकिन कुछ था जिसकी कमी थी। उसे दराज खोला, नीला जेवरात का डब्बा बाहर निकाला। उसे खोलो तो उसके अंदर रखे नीले हीरों की रोशनी आंखों को खीरा करती थी। हाले ने उनको बाहर निकाला और बारी बारी दोनों कानों में पहना। अब उससे मुकम्मल महसूस हुआ था। हर इंसान के पास स्कूल लाइफ से लेकर बुढ़ापे तक मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जो उसे तसल्ली देती हैं, अच्छा महसूस करवाती हैं, खुशकिस्मत तसव्वुर करवाती हैं या फिर धार सेती हैं। कोई स्कूल बैग, कोई घड़ी, कोई ज्योमेट्री, किसी के लिए ऊंची हील तो किसी का
लकी पोनीटेल स्टाइल। ये असल में बस चंद चीज़ें होती हैं, लेकिन हर इंसान के लिए वो मुख्तलिफ होती हैं। हर इंसान के इन चीज़ों के साथ मुख्तलिफ एहसास जुड़े होते हैं। हाले के लिए हीरे धार्स थे, तसल्ली थे, खुशकिस्मती की अलामत थे। वो उनके साथ मुकम्मल थी। कानों में नीले हीरे और पैरों में ऊंची हील पहने वो बाहर आई, गाड़ी में बैठी और यूनिवर्सिटी की जानिब गाड़ी मोड़ दी। उसे कहीं भी आने या जाने के लिए किसी हारून शाहिद या उमर हयात की ज़रूरत नहीं थी। अगर वो अपने मसाइल खुद हल नहीं कर सकती थी तो उसे चाहिए था कि उन मसाइल में जिए। यहाँ से चंद किलोमीटर दूर शम्स के ऑफिस की बिल्डिंग में आओ तो उमर हयात अपने ऑफिस में फाइल पे सर झुकाए हुए था। दफातन एक हल्की सी दस्तक हुई। उमर ने मुट्ठी भींच ली। कनपट्टी की रग फड़कने लगी थी। वो बस जबरन खुद पे जब्त किए बैठा रहा। वो आए, उमर के सामने वाली कुर्सी खींची, टांग पे टांग चढ़ाकर बैठे। फिर उमर को देखा। उनके चेहरे पे वाज़ेह इसराब था। कल जो कुछ भी हुआ, तुमने उस बारे में अब तक कुछ कहा नहीं। बेहद कोई सरसरी लहजा था। उमर ने संजीदगी से उन्हें देखा। और आपके लिए मेरा कुछ कहना इतना अहम क्यों है? लम्हे भर को शम्स गड़बड़ाए थे, लेकिन फिर संभल गए। जाहिर है तुमने उनके साथ इतना अरसा काम किया है। तुम्हें क्या लगता है भाईजान ऐसे थे? वो ना जाने क्या सुनना चाहते थे। उमर ने गौर से उनको देखा। अगर आप ये जानने आए हैं कि कल मेरे एक्स बॉस के खिलाफ जिन इल्ज़ामात की तायद आपने की है, उसके बाद मेरा रद्द-ए-अमल क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लम्हे भर को शम्स के पास अल्फाज खत्म हो गए। और मुझे फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि मैं जानता हूँ मिराज साहब ऐसे नहीं थे। चाहे आप, चाहे सारी दुनिया उनके खिलाफ बोले, लेकिन उमर को फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे लिए वो अजीम थे और रहेंगे। बाकी ये आप दोनों भाइयों का मामला है। देख लीजिए क्या करना है। वो लापरवाही से कहकर दोबारा फाइल पे झुक गया। शम्स उसे चांचनी नजरों से देखते रहे। क्या वो कुछ ज्यादा सोच रहे थे? ये आदमी अगर इंतकाम या फिर किसी किस्म के शर के लिए आया होता तो क्या इस तरह मिराज सुल्तान की वकालत करता? क्या ये अदाकारी न करता? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? हो सकता है ये सब सच हो। उमर ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया, फिर चेहरा उठाकर उनको देखा। मैं हेवन में एक अरसा तक काम करता रहा हूँ। एक अरसा जज साहब के आगे पीछे रहा हूँ। 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट में साबित कर सकता हूँ कि ये ड्रग्स का इल्ज़ाम झूठा है। शेर अली बकवास कर रहा है और पुलिस बिकी हुई है। कैसे? वो जानना चाहते थे। उमर आगे को हुआ, उनकी आंखों में देखा। ड्रग्स के पैकेट देखे हैं आपने शम्स साहब? कितने उजले, साफ और कोरे हैं। लम्हे भर को शम्स सांस नहीं ले सका। उमर कहे क्या? मिराज सुल्तान की मौत को 3 माह होने वाले हैं। इन 3 माह में क्या उन पैकेट्स पे जरा भी गर्द नहीं चढ़ी? या फिर वो शेर अली अपना करोड़ों का माल हेवन में छोड़कर सुकून से बैठा रहा? उसकी माँ का मायका था हेवन। दूसरा, मैंने हेवन में कई जगह ऐसे ऐसे कैमरे लगा रखे हैं जो लोगों की निगाहों से भी ओझल हैं। अगर मैं उनकी फुटेज ले आऊं और कल की तारीख में ड्रग्स रखते उन बंदों को मीडिया के सामने ले आऊं तो क्या होगा? वो संजीदा लहजे में कह रहा था और शम्स के मानो शायद रग पे पैर रख दिया रहा था। रफ़ीक कहता है कि वो ड्रग 3 माह पुरानी है, लेकिन 3 माह पहले मैंने बाज़ाते खुद शेर अली के गोदाम और सारे अड्डों पे छापा मारकर उसकी सारी ड्रग्स जब्त कर ली थी। वो करोड़ों का माल था। क्या दोबारा सिर्फ चंद दिनों में शेर अली उतना ही माल ला सकता है? उसकी जेरे आंखें कुछ बावर करवा रही थीं। वो सांस रोक देने के अंदाज में कहे जा रहा था। जो लोग विराट सुल्तान के खिलाफ विक्टिम्स बनकर आए हैं, मैं उनका अगला पिछला, यहाँ तक कि उनकी छठी का दूध का हिसाब भी ला सकता हूँ। और फिर मैं देखूं कौन मेरे उंगली से सीने पे दस्तक दी। जज साहब के बारे में बकवास करता है। मैं उनकी क्रेडिबिलिटी इतनी खराब कर सकता हूँ कि जब वो अदालत में गवाही देने आएंगे, जज उनके चेहरों पे बाकायदा हाथ उठाकर लानत भेजेगा। शम्स सफ़ेद मुर्दा होते चेहरे के साथ बैठे थे। इतने अरसे का प्लान उसे 2 मिनट में हवा कर दिया था। एक तीसरी बात शम्स साहब, वो आदमी जिससे कत्ल की जिम्मेदारी कबूल की है, 3 माह पहले वो एक डाके में पकड़ा गया था और उसके सीधे बाजू पे मैंने अपने हाथों से गोली मारी थी। जज साहब का कत्ल उस गोली वाले वाक़े के 6 दिन बाद का है। क्या कोई ऐसा आदमी जिसके बाजू पे 3 गोलियां लगी हों, वो किसी तनोमंद से इंसान का गला दबा सकता है? क्या मेरे लिए उसकी मेडिकल रिपोर्ट लाना मुश्किल है? उसकी आंखें बर्फ की तरह बेतासुर थीं। खाली, बिल्कुल खाली, खौफजदा कर देने वाली। तुम खामोश क्यों हो उमर? तुमने कुछ किया क्यों नहीं? वो सूखते गले के साथ बामुश्किल पूछ सके।
उमर ने बेनियासे से कंधे उचकाए। वंस ए पुलिस ऑफिसर इज ऑलवेज अ पुलिस ऑफिसर। उस सब को एक्सपोज करने में मेरा कोई फ़ायदा नहीं है शम्स साहब। पुलिस वाला बगैर फ़ायदे के अपनी माँ का काम भी नहीं करता। मैं क्यों दुश्मन बनाऊं? आफ्टर ऑल मैं एक फैमिली पर्सन हूँ। मैं अपनी बीवी और अपनी ज़िंदगी में मज़ीद मुश्किलात क्यों पैदा करूं? वो सादगी से कह रहा था। उसी लम्हे वो मुस्कुराए। ये वो लम्हा था जब उन्होंने सारे खदशे, सारे वहमें दूर झटक कर उमर पे इतबार करना चाहा। ये वो नहीं था जो दिखता था, ये अलग था। तुम ठीक कहते हो। तुम्हें इस सब में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी जॉब है, बीवी है, फैमिली बनाओ और खुश रहो। शम्स अब हल्के फुल्के अंदाज में कह रहा था। उमर ने भी सर हिला दिया। कल बदरुल दीन हैदर डील फाइनल करने आ रहा है। तुमने सारा काम देख लिया है ना? जी, सब फाइनल है। और अब वो दोनों कारोबार की बातें कर रहे थे। दूर कहीं उमर का दिल खाली था। लेकिन कुछ लोगों को खड़ा होना पड़ता है। ये उनकी मजबूती नहीं, मजबूरी होती है। शाम ढल चुकी थी तो वो थका मांदा घर चला आया। गाड़ी पार्क करके वो लॉन में आया तो यहाँ पहले से कई लोग मौजूद थे। नीली शर्ट और खुली पैंट में मलबूस, लाल टी शर्ट और जीन्स में हारून, शर्ट और शॉर्ट्स में बैठा हसन, और सुबह वाले जोड़े में नक्सक से तैयार हाले सुल्तान। उसकी छप ही निराली थी। हाले के हाथ में कॉफ़ी का मग था। उमर छोटे छोटे कदम लेता हुआ आया और उसके करीब बैठ गया। कनपट्टियों को उंगलियों से दबाया, फिर गर्दन मोड़कर हाले को देखा। हाथ बढ़ाकर नरमी से उसके हाथ से मग ले लिया। लो जी, सारे ड्रामे इसी मग के लिए तो थे। वो सीधा होकर बैठा, सबके चेहरों को बारी बारी देखा। कॉफ़ी का खून भरा रूह तक ताज़ा हो गई। कल कोर्ट में समात है। फैसला जज साहब के खिलाफ आएगा। उनकी साख तबाह हो जाएगी। सारी दुनिया उनके खिलाफ बातें करेगी। आप सब जानते हैं ना? वो उन सबको देखते हुए कह रहा था। बैक वक्त हर एक ने सर हिलाया। अब तुम लोग क्या करोगे? ये हसन था। वो शाहताज के घर की कहानी सुन चुका था। उससे अब उम्मीद थी कि ये सब ज़रूर कल तक कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे। उन चारों ने हसन को देखा, फिर एक दूसरे को, खला खनकार कर, एक अज़्म, एक जोश, एक मुस्कुराहट। हम करेंगे ये। वो लम्हा भर को रुके। हसन इश्तियाक से उनको देख रहा था। कि हम कुछ नहीं करेंगे। चनाके से सारा फसों टूट गया। उम्मीदों में पानी फिर गया। हसन ने शाह की आंखें उठाकर बारी बारी उन सबको देखा। लैल अब किस स्वभाव से बोली, देखो बच्चे, अगर मैं उनकी बैंक ट्रांजैक्शंस, उनके सीक्रेट्स में घुसने की कोशिश करूंगी तो पकड़ी जाऊंगी। उनके पास इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा हैकर है। ये वक्त ठीक नहीं है। वो सब चाको चौबंद हैं। आंखें खोले, बंदूक उठाए, घात लगा के बैठे हैं। जरा सी कोताही, जरा सी भनक और हम सब खत्म। उमर ने उसकी बात की तायद की। ना हम इस वक्त अपनी अकल इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ताकत। और अगर कर भी लिया, जज साहब को इस मैस से निकाल भी दिया, तो अगली बार वो एक मोटा और ज़्यादा भारी फंदा डालेंगे। एक नई जिल्लत और नया इल्ज़ाम। वो आगे को हुआ, संजीदगी और मतानत से कह रहा था। फिर क्या होगा जानते हो? इल्ज़ाम की तरदीद हो सकती है, इल्ज़ामात की नहीं। झूठ अगर बार बार बोला जाए तो सच्चा लगने लगता है। आज मैं और हम सब मिलकर इस केस को कमज़ोर और बेबुनियाद कर देंगे। जज साहब की साख वापिस आ जाएगी, लेकिन फिर भी कुछ हाथ नहीं आएगा। लोग चंद दिन हैशटैग हम शर्मिंदा है लगाएंगे और फिर भूल जाएंगे। वो लोग हमारी ताकत जान लेंगे, हमें पहचान लेंगे। दुश्मन से जीतना हो तो उससे ज़्यादा मजबूत नहीं बनना जाता, बल्कि उससे कमज़ोर बनकर उसकी ताकत की आखिरी हद देखनी होती है और फिर एक लाहे अमल तैयार करना होता है। हम खामोश रहेंगे ताकि दुश्मन खुलकर सामने आ सकें, वो सुकून से सो सके ताकि वो चौकन्ना ना हो, और तब हमारा वार होगा, आखिरी और कारी वार। लेकिन तुम लोग बाबा पे इस तरह इल्ज़ाम लगे रहने दोगे? क्या बाबा डिफेंड होना डिजर्व नहीं करते? हसन को अब तक उनकी मंतक समझ नहीं आ सकी थी। अब की उम्र कुछ नहीं बोला। आंखों से हाले को इशारा किया। उससे कहना शुरू किया, देखो हसन, ये पहला इल्ज़ाम है। लोग अभी उसके यूज टू नहीं हुए। अगर हम उसकी तरदीद करेंगे तो कल परसों हमारे दुश्मन एक नया इल्ज़ाम लगाएंगे। अभी जो लोग मुश्ताल हैं, कल वो लोग उस झूठ पे ईमान ले आएंगे। अभी जो लोग डिफेंड कर रहे हैं, कल थक जाएंगे। हर बार का इल्ज़ाम कोई नहीं झेल सकता। बार बार इल्ज़ाम लगने से क्रेडिबिलिटी खराब और किरदार मशकूक हो जाते हैं। हम आज सफाई देंगे
तो कल एक और सफाई देनी पड़ेगी। लोग हर बार यकीन नहीं करेंगे। लोग कुछ इस तरह की बातें बोलेंगे। हाँ भाई, हर दफा उन पर ही इल्जाम लग जाता है। आखिर कुछ किया होगा तभी तो इतने इल्जाम लगे हैं। क्या तुम ये सब झेल सकोगे? बार बार बोला जाने वाला सच झूठा लगने लगता है। हम एक ही बार सच बोलेंगे, सही वक्त पे, सही जगह पर। फिलहाल हमारे दुश्मनों को समझने दो कि मेराज सुल्तान लावारिस था। उसकी औलाद बेमुराद थी और हेवन में रहने वाले बच्चे बेहिस। समझ आई? उसने बात खत्म करके हसन को देखा। वो बस इस बात में सर हिला रहा था। तुम्हारे पास कोई प्लान है उमर? अब के हारून ने सवाल किया था। उमर ने सर हिलाया। मैंने जिस दिन वर्दी पहनी थी उस दिन मुझसे मेरे सीनियर ने कहा था कि पुलिस कानून भी है, कानून तोड़ने वाली भी और बनाने वाली भी। लोग कहते हैं पुलिस वालों की दुश्मनी अच्छी नहीं होती। मैं कहता हूँ पुलिस की दोस्ती भी अच्छी नहीं होती। उससे आंख उठाकर उन सबको देखा, संजीदा, बर्फ आंखें। मैं कहानी का विक्टिम बनते बनते थक गया हूँ। अब मैं कहानी का विलन हूँ। मुस्कुराते हुए वो उठा। ये आम मुस्कुराहट नहीं थी, ये साजिश थी, इंतकाम थी। चलो चलकर खाना खाते हैं, उसके बाद मीटिंग करेंगे। कहीं हम ख्वाब तो नहीं देख रहे? तुम हम पे अपने पैसे खर्च करोगे? सदमा दिमाग पे चढ़ गया है क्या? लैल उसको देखते हुए उठी। हारून भी खड़ा हुआ। आज सुबह अपना दिमाग ठीक करने को जो मैंने अपने घर का आधा राशन खत्म किया है उसे ठिकाने भी तो लगाना होगा ना। मुझे तो हैरत हो रही थी, इतने खर्चे के बाद भी तुम बेहोश नहीं हुए। हाली कहते हुए उठी। अब वो 5 लोग अंदर जा रहे थे। उमर जवाब में कुछ कह रहा था। हसन मुस्कुरा रहा था। फिर आखिर सब कुछ नॉर्मल हो रहा था। चंद रोज बाद मिराज सुल्तान को कोर्ट ने गिल्टी करार दे दिया था। हेवन अब शम्स का था। वो आवाम की नज़र में हीरो बन चुका था। सारा स्टाफ बदल चुका था। नए स्टाफ के साथ 1 साल के बच्चे से लेकर 18 साल के बच्चे तक कोई मानूस नहीं था। उमर अब भी बाकायदगी से हेवन जाता था और वहाँ के बच्चों और बड़ों को अब उसी का सहारा था। शम्स की कंपनी को उमर की तेल से फ़ायदे हो रहे थे। सफ़ीर उस दिन के बाद से मेहरमा के साथ किसी गैर मुल्की सफ़र पे था। उमर और उसकी कोई मुलाकात नहीं हो सकी थी। हालांकि पेपर ख़त्म होने को थे। हसन भी मारे बांधे कॉलेज जाने लगा था। जिंदगी दोबारा डगर पे चल निकली थी। लेकिन कुछ था जो अधूरा और छूट सा गया था। कोई बेबसी थी कि मिराज सुल्तान को गुनाहगार सुनकर महसूस हुई थी। मौजूदा दिन में उमर हयात हाल की यूनिवर्सिटी के बाहर गाड़ी रोके खड़ा था। सफ़ेद ड्रेस शर्ट के साथ नीली धारीदार पेंट पहने, बालों को हस्बे आदत माथे पे गिराए, वो गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था। नारंगी प्रिंटेड सूट में मलबूस हाले सुल्तान को देखकर उससे हाथ हिलाया। वो उसे देखती हैरान से चली आई। मुझे लगा था वो सामान लेने आएगा। वो उससे करीब आकर बोली। असल में क्या है, मैं हारून शाहिद नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी गाड़ी से टेक लगाकर आपका इंतज़ार करना अच्छा लगता है। उससे हाले की तरफ का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। हाले बस मुस्कुरा थी। थोड़ी देर तक दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई। बिलाखिर उमर ने कहना शुरू किया। मैं दोबारा उस मॉल में गया था, वैसी ही एक साड़ी अब भी मिल रही है। अगर आप नहीं उमर, हाले ने कथियत से उसकी बात काटी। मुझे अब वो नहीं चाहिए, तुम्हारे पैसों से नहीं चाहिए। उमर ने गहरी सांस ली। देखिए हाले, हर चीज़ हर एक के लिए नहीं होती। कुछ चीज़ें होती हैं जिन पे कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, जिन पे दिल मारा जाता है, जिनके बगैर रहना सीखना होता है। अब आप एलीट क्लास की वो मगरूर लड़की नहीं है। अब आपको कई चीज़ों पे दिल मारना होगा। अच्छे खाने, बड़े बड़े रेस्टोरेंट, लाखों रुपयों की शॉपिंग, ये सब अब आप अफोर्ड नहीं कर सकती। अगर मेरे पैसे चाहिए। तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी उमर हयात। हाले ने उसके चेहरे पे नजर जमाए मुस्तकिम लहजे में कहना शुरू किया। मैंने कहा मुझे अब वो साड़ी तुम्हारे पैसों से नहीं चाहिए, क्योंकि मैं उसे अपने पैसों से खरीदूंगी। मैं कमाऊंगी। और यहाँ उमर के 14 तबक रोशन हुए थे। उसकी आंखें हैरत की ज्यादती से उबलने को थीं। आप आप कमाएंगी? आप जॉब करेंगी? वो शौक सा पूछ रहा था। हाले ने इस बात में सर हिलाया। मैंने जिंदगी में कभी समझौता नहीं किया, कभी दिल नहीं मारा। मैं क्यों ये आदत अपने अंदर डालूं? सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे पास अपने कार्ड्स नहीं हैं तो मैं शॉपिंग मॉल से हाल ही आता हूँ। ऊंची हिल को बस शौकेस से देखती रहूं। ये मैं नहीं हूँ। एलीट क्लास की मगरूर लड़की ने कभी दिल मारना सीखा ही नहीं, कभी कम पे गुजारे किए ही नहीं। वो गर्दन उठाए सम से कह रही थी। मैं 3 लाख की साड़ी भी खरीदूंगी और बड़े बड़े रेस्टोरेंट भी जाऊंगी,
क्योंकि मेरे पास भी वही हाथ है जो तुम्हारे पास, वही दिमाग है जो लैल के पास, और उतनी ही सेल्फ रिस्पेक्ट है जितनी नफीसा हयात के पास। उमर चौंका नहीं। जाहिर है उसे सब पता होता है। मेरे लिए कमाने की वजह मेरी आसाइशात होंगी, मेरा लाइफस्टाइल होगा, मेरी शॉपिंग होगी। औरतों को कमाना चाहिए, अपने लिए ज़रूर कमाना चाहिए, ताकि जब उनको सुर्ख साड़ी और ऊंची हिल्स के लिए दिल ना मारने पड़े, ट्रैवल और रेस्टोरेंट के बिल के लिए अपने घर के मर्दों की कार्स का इंतज़ार न करना पड़े। वो खामोश हुई तो सारे में खामोशी छा गई। उमर चुप था, शायद वो कुछ सोच रहा था। थोड़ी देर बाद उससे गाड़ी एक मसरूफ सी शाहराह पर लाकर रोकी। आसपास इमारत, बड़ी बड़ी दुकानें, और यहाँ से अगर नज़र उठाकर देखो तो गाड़ी जहाँ रुकी थी उसके सामने फूलों से ढकी छोटी सी इमारत पे लिखा था, डॉक्टर गजाला रूही, माहिर नफ्सियात। हम यहाँ क्यों आए हैं? हाले ने मोबाइल से निगाह उठाकर सामने देखा, और फिर अगले ही लम्हे उसे अपना सांस रुकता महसूस हुआ। चेहरे पे खौफ सा फैल गया। मैंने आपके लिए अपॉइंटमेंट ली है, ये ज़रूरी है हाले। उसने कहते हुए नरमी से उसका हाथ अपने हाथ में लिया। यहाँ से चलो, अभी के अभी, मेरा दम घुट रहा है, जल्दी चलो। सफ़ेद पट्टे चेहरे के साथ बोल रही थी। साथ उमर से हाथ छुड़वाने की कोशिश भी की, जिसे उसने गिरफ्त सख्त करके नाकाम कर दिया। वो बस संजीदगी से उसे देख रहा था। उसकी आंखों में फिक्र थी, नरमी थी। ये ज़रूरी है हाले, बीमारी का इलाज ज़रूरी होता है। आप तुम समझ क्यों नहीं रहे? मैं पागल नहीं हूँ। वो मारे बेबसी के रो दी। आप पागल नहीं हैं, बस उलझी हुई हैं अपने माजी में, कहीं, या शायद हाल में। अंदर बैठी औरत आपके साथ मिलकर उस उलझन को सुलझाएगी, और बस। हाले मुसलसल नफ़ी में सर हिला रही थी। आंसू उसकी आंखों से टप टप बह रहे थे। चेहरा लट्ठे की मानिंद सफ़ेद हो गया था। मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं हूँ बीमार, प्लीज़ यहाँ से चलो, प्लीज़ उमर। लोग देखेंगे, लोग मुझे पागल कहेंगे, सब मुझे डिसऑन कर देंगे, प्लीज़ यहाँ से चलो। वो रोते हुए उसकी मिन्नत कर रही थी। उमर अब भी हल्की और नर्म आवाज़ में कहे जा रहा था, आप पागल नहीं हैं। जिस तरह बुखार, जुकाम और सर दर्द जिस्म की बीमारियां हैं, उसी तरह दिमाग भी जिस्म का एक हिस्सा है और बीमार है। जब किसी और बीमारी जिस्मानी पे कोई शर्म, कोई आर महसूस नहीं होती, तो दिमाग की बारी ही सोसाइटी स्टैंडर्ड्स क्यों हाले? वो ऐसे समझा रहा था जैसे सामने कोई 5 साल बच्ची हो। हाले के आंसू मजीद रवानगी से बहने लगे। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, बस यहाँ से ले चलो, प्लीज़ प्लीज़ यहाँ से चलो। वो उमर के हाथ को बुलंद किए रोते हुए कह रही थी। फिर यकदम उसकी आंखें चमक उठी। तुम ऐसा करो, तुम मेरा इलाज कर लो। तुम कितनी अच्छी और समझदारों वाली बातें करते हो। हाँ, ये ठीक है, तुम मुझसे बात करो। डॉक्टर भी तो यही करता है ना। प्लीज़ तुम मुझसे बात कर लेना। उमर ने ताज्जुब से उसको देखा, उसके हाथ को नरमी से एक बार फिर थाम लिया। इंसान ज़मीन पे अल्लाह की तरफ से भेजा गया नाइब है। हर इंसान के ज़िम्मे अल्लाह ने मुख्तलिफ काम लगा रखे हैं। वो हाले के आंसू से भरी आंखों में देखते हुए कह रहा था, मेरा काम मुख्तलिफ है। जिस काम के लिए मुझे भेजा गया है मैं वो कर रहा हूँ। ये मेरा काम नहीं है। अल्लाह की तफरीक मुख्तलिफ है। डॉक्टर को उसका काम करना होता है हाले, कोई उसका काम नहीं कर सकता। मैं कैसे करूँ? हाले ने अब के एक झटके से हाथ छुड़वाया। उसकी आंखें अजनबी होने लगी। तुमने मुझे एक बार फिर धोखा दिया है। यहाँ लाना धोखा था। मेरी बीमारी जानकर उसका इस तरह इश्तिहार लगाना पूरे दोस्तों की निशानी है। तुम मुझे धोखा देना कब छोड़ोगे उमर? वो यासत से कहती गाड़ी का दरवाज़ा खोलती बाहर निकल गई। उमर उसके पीछे ही बाहर आया था। मैं पागल नहीं हूँ, वो मुझसे बड़बड़ाई थी। हाले रुक जाए, मेरी बात सुन ले। मैं पागल नहीं हूँ। अब कि वो बेबसी से खुद को बावर करवा रही थी। हाले आगे मत जाए, मेरी बात सुने, रुक जाए। वो उसके साथ साथ कदम उठाता फिक्रमंदी से कह रहा था। वो ठहर गई, फिर मुड़ी, उमर की आंखों में देखा। लोग उन्हें देखने लगे थे, कई लोग उनको देखकर रुक गए थे। मैं पागल नहीं हूँ उमर। वो आहिस्तगी से उसको देखकर बेबसी से बोली। उमर ने कंधे ढीले छोड़ दिए। जैसा आप कहें, जो आप चाहेंगी वही होगा। अब प्लीज़ मेरे साथ चलें। वो स्वभाव से बोला। कई लम्हा वो खाली खाली नजरों से उसको देखती रही, फिर उसके साथ कदम जोड़ लिए। अलबत्ता बड़बड़ाहट अब भी जारी थी। मैं पागल नहीं हूँ। सुर्ख ईंटों वाला कमरा आज भी वैसा था, पुरताइश, ठंडा और कुछ कुछ बारोब सा भी।
बेड के ऐन ऊपर लिखी इबारत पूरी शान से खड़ी थी। हुस्न मुझ पे तमाम हुआ। कमरे का मालिक कद आदम आईने के सामने खड़ा था। सुरमाई ड्रेस, शर्ट में मलबूस बालों को सलीके से जमाए, हल्की बढ़ी हुई शेव और चमकदार स्याह आंखें। वो सच ही तो कहता था। हुस्न वाकई उस पे तमाम होता था। आईने के आगे रखी छोटी मेज से उसने हाथ बढ़ाकर अपने डायमंड कफलिंग्स उठाना चाहे, लेकिन उसका हाथ हवा में मलिक रह गया। किसी के हाथों ने उन्हें उचक लिया था। याकूत ने चेहरा उठाकर उन्हें देखा। वो एक दूसरे का अक्स ही तो थे। वही स्याह आंखें, वही वजाहत, वही आंखों में फैली रोहनियत, वही उठी गर्दन। तुम्हारी शादी है आज और तुम्हें खुद को स्पेशल महसूस करवाने के लिए अपने दोस्तों को बुलवाना चाहिए था, नहीं? याकूत ने जवाब नहीं दिया। वो चेहरे के साविये बिगाड़े खड़ा रहा। फहीम ने उसका बाजू हवा में बुलंद किया, फिर उसकी शर्ट के बाजू पे कफलिंग लगाने लगा। याकूत हन्नूस खामोश रहा। मुझे तुम्हारी परवाह है बेटे। बस डैड, प्लीज बस कर दें। आपको अगर मेरी परवाह होती तो इस तरह मेरी गर्दन में उम्र भर का तोक न डालते। वो भरमी से बोला। फहीम मुस्कुराए, फिर उसका दूसरा बाजू आगे किया। वो लड़की, उसकी इतनी औकात नहीं कि गले का तोक बन सके। वो पैर की जूती है। हर वो औरत जिसे उसका अगवाकार या रेपिस्ट कबूल कर लेता है, उसके पास जाने को कोई और रास्ता नहीं होता। नरमी से उसका बाजू छोड़ा। उसे बर्दाश्त करनी पड़ती है, साबिर रहना होता है, और सबसे बड़ी बात, उसे पैर की जूती बनकर रहना होता है, क्योंकि जब लड़कियों के मुजरिम उनके शौहर बन जाया करें तो उन्हें उनसे मोहब्बत हो जाया करती है। और लड़कियां मोहब्बत से दस्तबरदारी नहीं दिया करती, जज्बाती यूनो। याकूत हाली हाली आंखों से उन्हें देख रहा था। एक बार होटल के सारे मामलात अच्छे से तय हो जाए, हेवन की डील कर लूं, और सबसे बड़ी बात, अपनी प्रॉपर्टी का सारा चार्ज नूर से लेकर अपने हाथों में ले लूं। उसके बाद उन दोनों बहन भाइयों को जहन्नम वसल करना क्या मेरे लिए कोई बड़ी बात है? वो मुस्कुरा रहे थे। फिर स्टैंड पे टंगा याकूत का कोट उठाया, उसके बाजुओं तक ले गए। वो अब भी नीम रसामंद था। और अगर बाद में उसको छोड़ना ना चाहूं तो? वो उस दिन भी बहुत नखरे कर रही थी। शॉपिंग वाले दिन मुझे देखकर रोने लगी और बकवास अलग कर रही थी। क्या वो राजी हो जाएगी? फहीम दिल खोल कर हंसे थे। लड़कियां अपने गुनाहगारों को माफ कर दिया करती हैं बेटे। उन्हें गुट्टी में ही समझौते दिए जाते हैं, मर्द के सहारे दिए जाते हैं। हमारी औरतें लंगड़ी हैं और मर्द उनकी बैसाखी। वो अगर तुम्हारे साथ नहीं रहेगी तो उसे किसी और बैसाखी की ज़रूरत होगी। और एक बात पता है क्या? लड़कियों को अपनी पुरानी बैसाखियों की आदत होती है। सो अगर कभी किसी दौर में तुम्हें लगे कि तुम उसे साथ रखना चाहते हो तो बस पायदार बैसाखी बन जाना, समझे? याकूत ने मुस्कुराकर सर हिलाया और बेड से अपना फ़ोन उठा लिया। अब वो अपने ग्रुप को मैसेज कर रहा था। वो खुश था, सबको शादी में आना चाहिए था। हाले सुल्तान का कमरा अंधेरे में डूबा आया था। वो बेदम से बेड पे लेटी थी, आंखें खुली थीं, छत को तकती बेतासुर सी। वो कब से इस पोजीशन में थी, उसे अंदाजा ही नहीं हुआ। उससे हाथ से टटोलकर अपना मोबाइल ढूंढना चाहा, जो कि उससे मिल भी गया, और फिर बगैर सोचे समझे उसे व्हाट्सएप पे मेहरमा को कॉल मिलाई। उसकी राजदार, उसकी मेंटोर, उसकी अप्रूवल मैनेजर। घंटी जा रही थी। थोड़ी देर बाद उससे कॉल अटेंड कर ली। उसकी आवाज़ नींद में डूबी थी, शायद वो सो रही थी। हेलो, कैसी हो हाले? हाले ने गहरी सांस ली। ठीक हूँ महर, आप कैसी हैं? उसे बामुश्किल खुद को रोने से बाज रखा हुआ था। महरमा ठटक गई। तुम रोई हो हाले, या तुम रोना चाहती हो? आह! हाले ने आंखें मूंद ली। वो कैसे उसे समझ लेती थी। मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ महर। हम दोनों के दरमियान बहुत फासले आ गए हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता कह रही थी, गला रूंध गया था। मुझे हमारी रात की कॉफ़ी और देर तक होने वाली बातें याद आ रही हैं। एक आंसू गाल पे बह गया। मुझे आपकी डांट, आपकी केयर, आपकी हर बात याद आ रही है। मुझे मेरी माँ याद आ रही है। वो यकदम बुलंद आवाज़ में रोने लगी। महरमा खामोशी से उसे सुनती रही। मैं आपको तंग कर रही हूँ ना, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरी माँ, मेरा उनसे कभी ऐसा ताल्लुक नहीं रहा कि कोई बात कह सकूँ। मेरे लिए माँ का किरदार आपने अदा किया था, और अब आप ही मेरे पास नहीं हैं। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? वो बुलंद आवाज़ में हिचकियाँ ले लेकर रो रही थी। क्या उमर ने कुछ कहा है? क्या वो हाथ उठाता है? मैं नरमी से पूछ रही थी। हाले ने आंखें रगड़ी। उमर से लाख हक़फ़ी सही, लेकिन उसके बारे में ये बात पसंद नहीं आई थी।
वो ऐसा नहीं है। वो फ़ौरन उसके दिफा में बोली थी। फिर ज़रूर उसने कोई ऐसी हरकत की होगी या फिर कोई ऐसी बात कही होगी, है ना? हाले अब के खामोश हो गई, कुछ बोला ही नहीं क्या? सारे मर्द एक जैसे होते हैं हाले, कोई हाथों से मारता है और कोई ज़ुबान से। तरीका मुख्तलिफ होता है लेकिन तकलीफ एक जैसी। वो ऐसा नहीं है। अब के लहजा कमज़ोर था। हाँ, डोंट टेल मी तुम में भी उससे मोहब्बत हो गई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तुर्की पा तुर्की फ़ौरन बोली थी। मोहब्बत का तो सवाल तब पैदा होता है जब वो मुझसे मोहब्बत करता होता। उसे बाबा ने मजबूर किया था इस शादी के लिए। अगर उमर उसकी ये बात सुन लेता तो अपना सर पीट कर रह जाता। वो बस आज मुझे साइकेट्रिस्ट के पास ले गया था। मेरी बीमारी अरे ने सरसरी अंदाज में जिक्र किया। ओह, तो आ गया वो अपनी मर्दों वाली बात पे। महर ने सजाया से सर झटका। क्या मतलब? हाले, मतलब ये कि वो तुम्हें बावर करवाना चाहता है कि तुम एक माजी के मिसाइल में घिरी और एक पूरा बचपन गुजारने वाली नफसियाती बच्ची हो, जो अगर अपना इलाज नहीं करवाएगी तो वो उसे एक ना एक दिन छोड़ देगा। हम वैसे भी अलग हो रहे हैं बच्चों, इस सब की क्या ज़रूरत होगी उसे? तुम नहीं जानती हाले, तुम्हें अभी कुछ पता ही कहाँ है। वो तुम्हें डिग्रेड कर रहा है। वो तुम्हें बता रहा है कि उमर हयात एक शानदार मर्द है और हाले सुल्तान एक नफसियाती मरीज़ है। और ये सब इसलिए कर रहा है ताकि तुम्हें अपने आगे झुका कर रखे, ताकि तुम कभी उसके आगे सर ही ना उठा सको। हमेशा इस गिल्ट, इस बोझ के नीचे रहो कि उमर हयात ने तुम्हें तुम्हारे ट्रॉमा समेत कबूल किया, बल्कि वो कबूल नहीं कर रहा। महर कह रही थी और हाले सुल्तान सुन हुई उसे सुन रही थी। वो तुम्हें कबूल नहीं कर रहा हाले, क्योंकि तुम नॉर्मल नहीं हो। उसकी मोहब्बत कैसी है जो चांद तो चाहती है लेकिन दाग कबूल नहीं कर पा रही। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। हाल ने एक बार फिर उसे टोका। यही तो बात है हाले, वो वाकई तुमसे मोहब्बत नहीं करता। अगर करता होता तो क्या तुम्हें तुम्हारे ट्रॉमा समेत, तुम्हारी शख्सियत के अयूब समेत कबूल न कर लेता? वो तुम्हें अब भी एक दागदार औरत समझता है, कह नहीं रहा, लेकिन क्या वो तुम्हें मर्दों और उनकी महफिल से दूर नहीं रखता? हाले एक पल कुछ सुन हो गई। दिल ने धड़कना छोड़ दिया। उसके जहन में उमर की बातें गूंज रही थीं। उमर का चेहरा निगाहों के सामने था। वो थाने जाने पे उससे लड़ रहा था और उसके मुंह पे बस एक ही बात थी, वहाँ बैठे मर्द, वहाँ बातें करते मर्द। मेहरमा कह रही थी, क्या वो तुम्हें तुम्हारे ग्रेड और सुस्ती की वजह से ताने नहीं देता? लगता यही होगा कि वो मजाक है, लेकिन असल में पता है क्या हाल है? वो तुम्हें झुकाना चाहता है। आप पेपर दें और फिर सप्ली लेकर आ जाएं। उसके जहन में एक और आवाज़ गूंजी थी। हाले, मेरी जान, खुद को उस आदमी की परफेक्ट बीवी बनाने के चक्कर में मत फंसो। तुम इलाज नहीं चाहती, मत कराओ। उसे तुम्हारा साथ चाहिए तो इसी ट्रॉमेटिक बीमार बीवी के साथ रहे, वरना छोड़ दे। आज ये सब कह रहा है, कल कह देगा भांज हो। वो रवानी में कह गई, लेकिन हाले को लगा जैसे किसी ने उसके दिल पे छुरी फेर दी हो। खून रिश्ते सा लगा था। मैं भांज नहीं हूँ, उससे कांपती आवाज में कहा। चेहरा हकत से सुर्ख पड़ गया था। गाल अहानत से धक रहे थे। सारा जिस्म मारे शौक के कांप रहा था। मेरा ये मतलब नहीं था हाले, मैं तुम्हारे साथ मुखलिस हूँ। मैं तुम्हारी माँ की तरह हूँ। मैं फ़ोन रखती हूँ, बाद में बात करूँगी। हाले ने सख्ती से कहकर कॉल काट दी। वो वाकई उससे मोहब्बत नहीं करता? क्या वाकई? ये मैं क्या सोच रही हूँ? जाहिर है वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। वो चौंक कर बोली थी, फिर उठी, कमरे की खिड़कियां पूरी खोल दी, अलबत्ता नजर जैसे चुरा रखी थी। वो कहती थी वो बीमार नहीं है, फिर ये सब क्या था? वो वापस बेड पे आई और ठहर सी गई। उमर आखिर उससे क्या चाहता था? वो ना चाहते हुए भी उसके बारे में सोचे गई।